एक दर्पण है हाथ में मेरे, एक दर्पण है मेरा मन। मैं दर्पण या दर्पण मुझसे कह नहीं सकती कौन है किससे, बस दर्पण दर्पण के किस्से। खसकणी मैस ते मैस हाय पहाड़ ले, मतलब आदमी का तो पलायन हो ही रहा है, अब पहाड़ भी खिसक के नीचे को आ रहे हैं। आली आली भौके नी नूरी आली भौसीतलो मेरे भौकी आखी भेजानी नूरी से जाटप। मुचो ईजा तू मेरा लाड़ी लभो से जाटप। तेरे लीजी दिशान लगे है से जाटप। कलम में जिनकी लोक की बात, सेवा में जिनकी ममता की सौगात। नमस्कार, लेखक और लेखनी सीरीज में आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, ये लाइनें उन पर सटीक बैठती हैं। उनके लिए लेखन एक साधना है और सेवा एक धर्म। उनके हर आखर में अपनों का दर्द, माटी का प्यार, लोक साहित्य और लोक संस्कृति की झलक मिलती है। यही नहीं, उन्होंने ऐसे बच्चों को माँ का आंचल दिया जिन्हें अक्सर लोग बोझ समझते हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ साहित्यकार भारती पांडे जी। तो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया। मैम, साहित्य के क्षेत्र में आज आप एक जाना पहचाना नाम हैं। शुरुआत हम इसी से करते हैं कि आपका साहित्य की तरफ जो झुकाव है वो कब आया और कैसे आपने इसकी शुरुआत की? साहित्य के प्रति तो झुकाव समझो बचपन से ही रहा, क्योंकि हमारे घर में मैगजीन्स आती थी। अच्छा। उस समय धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान आते थे हमारे घर में, तो उसमें कविताएं आती थी, बच्चों की कहानियां आती थी। फिर नंदन हमारे लिए लगाया गया बच्चों के लिए, तो पढ़ के मुझे भी लगता था कि मैं भी लिखूं, अच्छा, लेखक बनूं या इस टाइप से कुछ। मतलब बाल बुद्धि में जो चीज़ उस वक्त आ सकती थी वो चीज़ आई। फिर मैंने धीरे धीरे, मैं लिखती भी थी लेकिन मैं उसको छपाऊं कहाँ, मुझे तो आइडिया ही नहीं था। एक आध बार भेजा तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। क्या उम्र रही होगी आपकी उस वक्त? मेरे ख्याल से 10-12 साल रही होगी। अच्छा। तो उस वक्त खैर जो भी हुआ, हमने पढ़ते थे। फिर धीरे धीरे जैसे बड़े हुए तो हमारे घर में हमारी चाची और ये हमारा संयुक्त परिवार था हमारा, तो इन लोगों के लिए सरिता, गृह शोभा ये पत्रिकाएं आती थी, तो उसमें भी हम सोचते थे कि कुछ करें करके, लेकिन उतना आइडिया नहीं था। फिर जब थोड़ा बड़े हुए, जब कॉलेज गए हम लोग, तो कॉलेज की पत्रिका में पहली बार मैं छपी हूँ। उसमें अफ्रीका का आंदोलन चल रहा था कुछ, तो उसके बारे में काफ़ी मैगजीनों में आता था। तो उसी समय मैंने लिखा था रोडेशियन ही जिम्बाब्वे करके एक उसमें आर्टिकल लिख के दिया था, वो प्रकाशित हुआ। तो उसके बाद से लगा कि हम कुछ लिख सकते हैं। फिर मैंने संगीत के ऊपर लिखा, और उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई। तो शादी होने के बाद भी मैं घर में कुछ ना कुछ तो लिखती रहती थी जी, जिनमें वही था, छपने का आइडिया कहीं नहीं था। फिर मुझे कहानी लेखन महाविद्यालय का एक विज्ञापन मैंने पढ़ा था साप्ताहिक हिंदुस्तान में, तो मैंने उनसे पत्र व्यवहार किया। उन्होंने कहा हमारे यहाँ कोर्स कराते हैं इसका, तो आप हमें ज्वाइन कर लो। तो उसमें मुझे फ़ायदा ये हुआ कि उनके यहाँ एक सुप्तारिका, अब तो सुप्तारिका नाम है उसका, तारिका थी पहले पत्रिका हो, तो उसमें बहुत सारे उनके एड्रेसेस होते थे पत्र पत्रिकाओं के जी। तो मैं लिख करके फिर उनमें भेजती रहती थी। तो धीरे 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 छपने लगी कभी पत्र। और हमारे यहाँ मनोरमा आती थी, उसमें मनोरमा होती थी, उसमें पत्र के माध्यम से मैं घुसी उसमें जी। कहीं के भी कोई पत्र है, कुछ कोई समस्या है, उसको लेकर के लिख दिया। फिर उसमें व्यंजन प्रतियोगिताएं आती थी, उसमें मैंने एंट्री ली। फिर उसके बाद वामा आई, वामा में भी मैंने ऐसे ही किया। तो धीरे धीरे मतलब मेरा जो था साहस बढ़ता गया और मैं छपती चली गई। बचपन के शौक को आपने अपने युवावस्था में पूरा करना शुरू किया। हाँ, एक तरीके से। आपने संगीत की बात की, आपने सितार भी सीखा था? हाँ, मैंने प्रभाकर किया है संगीत में, और सितार भी उसमें सीखा है। 4th ईयर किया था उसमें मैंने। तो फिर शादी के बाद फिर ये चीज़ें मतलब तो अभ्यास चाहती है ना जी, तो ये हो नहीं पाया था। फिर शादी के बाद बच्चे हो गए, परिवार था जी जी, तो फिर धीरे धीरे चीज़ें तो बंद ही हो गई। बल्कि हमारी एक फ्रेंड कहती थी प्रेशर कुकर में हमारी ये चीज़ें बंद हो गई हैं करके। अच्छा। वही मेरे को भी लगा कि वही प्रेशर कुकर, ये चीज़ें अभ्यास मांगती हैं जी। और उसके अलावा मैंने फिर धीरे धीरे जब मैं छपती गई तो फिर मैंने सरिता में भी लिखा, बहुत सारी पत्रिकाओं में लिखा, महिला पत्रिकाओं में। मेरी कहानियों में और कविताओं में मेरी महिला केंद्रित रही है जी। तो मेरा साहित्य का जो क्षेत्र है, फिर धीरे धीरे फिर हमारा ट्रांसफर यहाँ से हो गया बड़ौदा। वहाँ जाके समझो मेरी रचनाओं को मतलब एक मंच मिला जिसमें मैंने अपना
लिखना शुरू किया। और मैं पहले कविता मंचों में नहीं पढ़ती थी। जी। तो मेरी एक मित्र थी वहाँ पर, डॉक्टर सुषमा श्रीवास्तव, तो उन्होंने कहा तुम कविता लिखो, क्योंकि उनकी जो उन्होंने अस्मिता करके एक संस्था बनाई थी, तो उसमें उस दिन उसका था उद्घाटन होना था। तो उन्होंने कहा कि इसमें तुम कविता पढ़ना। मैंने कहा मैंने तो कविता मतलब पढ़ना तो मुझे आता नहीं है। उनका मंच के हिसाब से लिखो। जी। तो फिर मैंने कविता बनाई, मतलब 1-1.5 महीने का टाइम था। कविता बनाई थी दर्पण, वो मेरी बहुत अच्छी कविता अच्छा, है। कुछ याद है कुछ पंक्तियां उसकी भी? हाँ, हमें मैं आप सुनाती हूँ। जी। फिर वो दर्पण मेरी पहली कविता थी। उसके बाद फिर मैं मंचों में भी गई। जी। तो मैं सुना देती हूँ दर्पण जी को। बिल्कुल बिल्कुल। एक दर्पण है हाथ में मेरे, एक दर्पण है मेरा मन, एक दर्पण आशाएं मेरी, नित जुड़ता नित चटकता दर्पण। एक दर्पण है हाथ में मेरे, एक आंगन चौबारा दर्पण, इस घर से उस घर तक दर्पण। देख रही मैं सैसौपन से अनुबंधों में लिपटा दर्पण। एक दर्पण है हाथ में मेरे, एक दर्पण है मेरा मन। फिर अपने आप से प्रश्न है, कहाँ है दर्पण, कहाँ है दर्पण, दिखला दे जो सत्य का दर्शन। मरुभूमि सा प्यासा जीवन, विकृत रूप विरूप है तन मन। एक दर्पण है हाथ में मेरे, एक दर्पण है मेरा मन। हर दर्पण प्रतिबिंब है मेरा, मैं दर्पण या दर्पण मुझसे कह नहीं सकती कौन है किससे। बस दर्पण दर्पण के किस्से, एक दर्पण है हाथ में मेरे, एक दर्पण है मेरा मन। अंतिम बंद पे आ जाती हूँ। जी। झूठ नहीं कहता है दर्पण, दर्पण दर्पण व्यथा एक सी। सत्य कहे तो झूठा दर्पण, असत्य कहे तो भी झूठा। पग पग चलती लालसाओं की, इतर विकृत कर जाता दर्पण। एक दर्पण है हाथ में मेरे। बहुत खूब बहुत खूब। मैं आप पढ़ने का शौक भी रखती थी शुरू से ही। कौन आपके प्रेरणा स्रोत रहे जिनसे आपने सीखा कि मुझे साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़ना है? पढ़ने का तो शौक मतलब मैंने जैसे बताया कि बचपन से था। जी। लेकिन बाद में एक बार वो चली थी, हिंद पॉकेट बुक का लाइब्रेरी चली थी, घर घर वाला एक उनका एक आंदोलन सा था। तो मेरे पिताजी ने भी एक घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी खोली थी। अच्छा। तो उसमें उपन्यास वगैरह मंगवाए, कहानी संग्रह वगैरह आए थे। तो उसमें मैंने शिवानी जी को और अमृता प्रीतम को खूब पढ़ा। अच्छा। और भी थे मतलब जासूसी भी पढ़ी मैंने, नॉवेल्स वगैरह। तो और फेवरेट राइटर कोई आपके? मेरे ये 2 ही रहे बस, शिवानी जी और अमृता प्रीतम। अच्छा। और ऐसे तो रानू है, ये तो मतलब जी। मिंटो है, ये पढ़े मैंने। लेकिन क्योंकि शिवानी जी अपने कुमाऊं से थी, तो उसमें आंचलिकता उनकी उसमें थी, तो बड़ा अपनात्व लगता था उनके साथ। उनकी कविताएं, उनका उपन्यास वगैरह कहानियां पढ़ के। जी। तो हालांकि मैं वैसा लिख नहीं पाई, मेरा अपना लिखने का अलग ही हुआ। उसके बाद फिर धीरे धीरे जब छपने लगी, तो फिर मैंने बताया आपको, हमारा ट्रांसफर हो गया था गुजरात। तो वहाँ पर एक महिला अस्मिता थी साहित्यिक, उसमें बहुत सारे बहुभाषी थी वो। तो उसमें अन्य भाषाओं की जो लेखिकाएं थी, उनसे भी मेरा संपर्क हुआ। तो उनसे भी थोड़ा बहुत मुझे प्रेरणा मिली। मैंने फिर एक कहानी लिखी थी, आपा। आपा। तो उन दिनों मतलब जुनून तो था ही, लेकिन वो छपे कहाँ। लेकिन फिर मुझे किसी ने कहा कि आप इसको चंडीगढ़ भेज दीजिए, वहाँ क्या कहते हैं, कौन सी दैनिक पत्र था वो। तो उसमें मेरी वो छपी। तो उसके काफ़ी मुझे अच्छे लोगों के रिस्पॉन्स मिला। रिस्पॉन्स मिला, शुभकामनाएं मिली बहुत सारी। और लघु कथाएं मेरी तारिका में छपी, तो उससे मुझे काफ़ी मेरे मतलब पाठक मुझसे जुड़े, उनके पत्र मुझ पर आते थे। अभी भी मैंने संभाल के रखे हैं काफ़ी सारे पत्र। तो अच्छा। हालांकि ट्रांसफर के समय तो काफ़ी चीज़ नुकसान हो जाता है। जी। और उसके बाद धीरे धीरे के छपी, फिर किसी ने प्रतिनिधि कविताएं छापी, किसी ने प्रतिनिधि कहानियां छापी। तो मेरी कहानियां इस तरह भी छपी हैं। फिर दैनिक जागरण में मेरी कहानियां आई थी, मानुस अमानुस, उसका भी बहुत अच्छा मुझे वो मिला। मैंने ये जब मेरठ से निकलता था ये अमर उजाला, मैंने उसमें भी संपादकीय कॉलम में कोई अपना छोटा सा लेख दिया था, वो भी उसमें छपा था। अच्छा। लेकिन उसकी प्रति मेरे पास आई नहीं, उसमें प्रतियां भेजते नहीं थे, जब अखबार का था। लेकिन मुझे पता नहीं चला वो कहाँ कौन सी तारीख को छपा था। लेकिन मुरादाबाद से हमारे किसी परिचित का पत्र आया था, उसमें उन्होंने लिखा था कि आपका हमने उसमें अमर उजाला में पढ़ा करके। जी। फिर धीरे धीरे फिर ऐसे बढ़ते चली गई मैं।
काफी सारे तो पत्र पहली लिखे। किताब आपने कब लिखी और कौन सी थी कुछ? पहली किताब के रूप में मैंने उपन्यास लिखा। उपन्यास? हाँ, अतिक्रांत। वो ऐसे कि मैंने एक कहानी प्रतियोगिता में कहानी जीती, वो उसका जीती थी मैंने, प्रथम आया था मेरा पुरस्कार उसमें। तो उन्होंने कहा कि इसी बेस पे आप उपन्यास लिख सकते हो। अच्छा। तो वो कपूरथला से छपा था उपन्यास मेरा, तो मैंने अतिक्रांत उसमें लिखा। तो वो भी महिला बेस था। उसके बाद फिर मैंने कुछ लघु कथाएं लिखी जो अलग अलग पत्रिकाओं में छपी, प्रतिनिधि का उसमें। उसके बाद फिर दूसरी मेरी किताब आई थी, मेरा खंड काव्य आया था, चिंतन संवाद। चिंतन संवाद। जिसमें सीताराम का संवाद है और जो परिस्थितियाँ उस बीच हुई थी, तो उसमें उसका मैंने वर्णन किया उसमें। उसके बाद फिर मैंने एक रहस्य चिंतन करके लिखना शुरू किया था। तो रहस्य चिंतन तो मैंने काफ़ी लोगों को दिखाया, तो उन्होंने कहा इसका टाइटल जो है बहुत भारी लग रहा है जी। तो उसका टाइटल चेंज करो। तो क्योंकि उसमें कुंती से संबंधित सारी वो थी, तो विमर्श था, तो उन्होंने कहा कुंती विमर्श इसका नाम रखो। अच्छा। तो फिर उसको कुंती विमर्श उसका नाम आया। तो जैसी ट्रस्ट उस समय हुआ करता था यहाँ पर, तो उनके बुद्धि बल्लभ थपलियाल जी ने, उन्होंने कहा इसको मैं प्रकाशित कराऊंगा। तो उन्होंने प्रकाशित कराया, उसमें मुझे उसको पुरस्कार भी दिया उन्होंने, जैसी ट्रस्ट का जो पुरस्कार होता है। और उसके बाद फिर मैंने ऐपण किताब लिखी जी। जो हमारे इसके वैज्ञानिक उसमें जो तथ्य हैं उनको उजागर करते, क्योंकि मुझे ये लगा कि आने वाला समय जो है विज्ञान का है, जब तक हम इसकी वैज्ञानिकता लोगों को नहीं बताएंगे तो लोग इसे स्वीकार नहीं कर पाएंगे, आने वाली पीढ़ी स्वीकार नहीं कर पाएगी। हम लोगों के समय में तो ऐपण, हमारा तो ऐसे कुमाऊं में हर घर में ऐपण होता है, हर बहू बेटी ऐपण जानती ये है। रिसर्च बेस्ड किताब है आपकी ना? हाँ। तो कुछ थोड़ा और इसके बारे में बताइए। इसमें यह है कि जो हम ऐपण में बनाते हैं ना, हर चीज का उसमें कौड़ी वो है जी। जैसे इसका जो मिड है, जैसे आपने पिरामिड्स देखे हैं इसमें बड़े बड़े ग्रीस में या जी। ये दूसरी कहाँ है, तो उसमें मिड का पिरामिड का मतलब है कि बीच में जो ऊर्जा आती है जी। है ना, तो उस ऊर्जा को, वैसे हमारे कई ऐपण ऐसे हैं जिनमें त्रिकोणीय वो हैं, तो त्रिकोणीय वो के कोण के बीच में कहते हैं ऊर्जा जल्दी आती है और सशक्त होती है। तो उसी को लेकर के मैंने फिर इसमें काफ़ी सारी पुस्तकें पढ़ी, इधर उधर लोगों से बातचीत करी, तो उनको लगा कि हाँ ये कुछ मतलब साइंटिफिक उसमें कह रही है, तो इसका ये होगा ऐसे करके फिर लोगों ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। तो फिर मैंने एक बुक लिखने की कोशिश करी, तो ऐपण करके जो इसके भी 2 एडिशन निकल चुके, तीसरा निकल रहा है इसका। अच्छा। और उसमें जो हमारे जो भूले बिसरे जो हमारे ऐपण है, जो प्रतीक चिन्ह जो गायब हो गए, तो उनके विषय में भी मैंने लिख रखा है। इसमें जो हमारे आपने देखा हो ना, बर की चौकी होती है, हाँ, काफी बड़ी होती है, दुलर की चौकी होती है, स्नान की चौकी होती है, तो उसमें कई कोण एक साथ बनते हैं। अगर हम ऐसे भी कर रहे हैं तो ये 4 कोण हमारे हो जाते हैं चारों तरफ से ना जी। तो हर कोण का अपना अपना अस्तित्व है। अच्छा। तो जैसे और पीठ बनते हैं, पीठों में भी कोण बनते हैं जी। आप ये इसका देख लीजिए, क्या कहते हैं, ये जो क्या कहते हैं इसको, हमारे जो जितने भी है, मतलब सूर्य चंद्रमा जो बनते हैं, सूर्य भी हमारा स्पेशली ऐसे गोल करके, जो हमारे ग्रह हैं बेसिकली, इनके भी जो है कोण बनते हैं। जैसे सप्तऋषि का हो गया, सप्तऋषि के भी कोणीय सितारे बनते हैं, तो उसमें भी हमारे जो है एक ऊर्जा है। तो उसी ऊर्जा को लेकर के मैंने फिर उसमें काफी विस्तृत वर्णन कर रखा है। वो किताब मेरे पास घर में दिखी नहीं तो मैं लेके आती आपके लिए वो जी। तो मैं एक लाई हूँ, वैसे ये इसमें है, ये इसमें भी मेरे काफी सारे अनमोल विरासत में भी हमने इसमें दिया है आपने? इसमें है दिया है, इसमें भी बने हुए हैं ना, इसमें भी बने हुए हैं। और हमारे ऐपण को सुरक्षित रखने के लिए हमारे यहाँ ये है, जैसे ना ये अब जैसे श्रीयंत्र है, श्रीयंत्र में 64 वो बनते हैं, 64 का कोण का हो गया, इस तरह से ये है, हर कोण का अपना अपना महत्व है जी। तो जैसे हमारे ये त्रिकोण में हो गया, इसमें जैसे ये इसमें शक्ति विकास का है, इसमें अच्छे मतलब वस्तुओं को जो है ये आकर्षित करते हैं, ये 6 कोण है इसमें। अच्छा। और इसमें जीने का विकास है, जीन का विकास है। इस तरह से खास महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए ये गोल है, गोल कोण। इस तरह से अच्छी आत्माओं के लिए ये वाले कोण है, और बुरी आत्माओं की उनको रोकने के लिए ये वाले कोण है। तो इस तरह से कोणों का वो तो हर तो मतलब ये कह सकते हैं कि केवल ये एक कला ही नहीं है, एक विज्ञान से भी जुड़ा है जो हमारे जीवन को में भी प्रभावित। बिल्कुल बिल्कुल। अगर जिसको ये मालूम होगा कि इन प्रतीक चिन्हों का क्या महत्व है। अब हमारे यहाँ दुलर की बर की चौकी होती है, जैसे अपने शादी के लिए घर से बाहर निकल रहा तो चौकी में खड़े होकर उसका परिछन करते हैं ना जी जी। तो अगर उसकी नजर नीचे होगी, तो अगर नीचे अगर उसको रेप्टाइल्स बनाते हैं हमारे कई टाइप के जो शुभ रेप्टाइल्स हैं, तो अगर ऊपर दृष्टि जाएगी तो उसको लगेगा कि ये जो है
प्रकृति हमारे साथ में है। साथ में है। पुष्प है, उसमें शंख है, घंट है, जी सूरज है, चंद्रमा है। जैसे हमारा पिछौड़ा ही है ना, जी पिछौड़े में जो बीच के जो ब्रह्मांड किसी आकृति उसमें बनाई जाती है, उसमें स्वस्तिक है, सूर्य है, चंद्रमा है, ये शंख है, घंट है, रेप्टाइल्स है, फूल है, फलों के फूल है, जी और कई त्रिकोणीय उसमें संरचनाएं हैं, और डॉट्स हैं जिनको कि हम लोग कहते हैं कि ब्रह्मांड के जो सितारे हैं वो, मतलब ब्रह्मांड में तो कई तरह के, तो इसलिए वो पिछौड़े में। अच्छा, तो उसको इसलिए महिला को पहनने के लिए दिया जाता है, उसको सौभाग्य सूचक माना जाता है, ताकि उसके जो पिछौड़ा का जो गोल वाला भाग हो ना, उसके पीठ पे रहता है। अच्छा, तो उससे इसके जिसने भी मतलब बनाया सोच समझ करके, तो उसकी कितनी बड़ी वो रही होगी कि उसमें वैज्ञानिकता रही होगी कि उसने कि स्त्री के अंदर एक मनोवैज्ञानिक वो रहता है कि पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड मेरे साथ में है। जी जी। तो उसका वो फल है। हालांकि आजकल तो पिछौड़े मतलब कई उसमें चल गए हैं, लेकिन पहले तो हाथ से बनाए जाते थे, तो उसमें कई तरह की कलाकारियां होती थी, हिमाचल बनते थे जी। और आजकल तो 2-4 ही चिन्ह लगाते हैं, उसके बाद वो पिछौड़ा तैयार हो जाता है इन लोगों का ना। जी, अब तो कई तरह के ट्रेंडी पिछौड़े आ गए हैं, पिछौड़ों का कई तरह से उपयोग कर रहे हैं। हाँ जी। लेकिन उसका जो उसके मूल भावना है ना पिछौड़े की, वो आहत होती है कि अगर उसको तो आप कहीं पर भी यूज कर लेते हो। जी जी। कोई ऐसी लटका दे रहा है उसको कुछ, और हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है कि पिछौड़ा हमारे यहाँ विडो महिला भी पहन सकती है। अच्छा, काम काजों में। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि वो स्त्री के लिए बना है ना, वो किसी पुरुष के हिसाब से नहीं बना है, वो किसी और उसके हिसाब से नहीं बना है। अपने बच्चों के ब्याह शादियों में वो पहन सकती है। जी जी। तो ये उसका बहुत बड़ा वो है। नहीं, अमूमन कहा ही जाता है ना कि जो सुहागिन महिलाएं हैं वो पिछौड़ा पहनती है, उन्हें हर जो त्योहार होते हैं, जो भी खुशी का मौका होता है, उसमें पहनना जरूरी होता है। कहते हैं कि कुमाऊं में तो खास करके पिछौड़ा पहना ही जाता है। नहीं, पर वो है ना कि मैंने ये बताया ना कि विडो महिलाएं भी इसको पहन सकती हैं। अच्छा, क्योंकि हम अपने परिवार में भी देखते हैं जी। तो ऐसे कोई वो नहीं, क्योंकि वो तो ब्रह्मांड उनकी रक्षा करे, इसलिए उनके लिए पीठ में बनाया जाता है जी। और उसको पहनने का तरीका भी वही है कि उसका जो वो हिस्सा है गोल वाला, वो पीठ पे रहे। हाँ। चलिए, बहुत अच्छा। तो ये सब हमारे जो एपण कला है, इसी से जुड़ा है सब? पूरा एपण कला हमारा विज्ञान से जुड़ा हुआ है। अच्छा। जिसको भी इसके त्रिकोणीय, चतुर्कोण, इसके जितने भी हैं, इसकी और इसकी रेखाओं का जिसको ज्ञान है, इसमें जो हम चिन्ह लगाते हैं उनका, प्रतीकों का भी जिसको ज्ञान है, तो वो मनोवैज्ञानिक रूप से वो उस समय सशक्त हो जाता है किसी भी कार्य के लिए। जैसा कि आपने बताया कि आप कई जगहों पर रही हैं अपनी शादी के बाद, तो लेकिन फिर भी आपका जुड़ाव जो है वो अपने मायके से, कह सकते हैं नंदा का मायके जो है अल्मोड़ा, आप वहीं से हैं, और जो हमारी मिट्टी है उससे आपका लगाव कम नहीं हुआ। आपने यहाँ की भाषाओं में, बोली भाषाओं में, कुमाऊनी में लिखा आपने, गढ़वाली का भी आपने देखा है, उसमें आपने किताबें जो भी लिखी हैं उसमें एक सबसे चर्चित जो आपकी रही है वो हिंदी कुमाऊनी गढ़वाली जौनसारी जो शब्दकोश है वो आपने पूरा किया। तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि वो कैसे आपने एक तो किया पूरा, क्योंकि 3-4 भाषाएं उसमें हैं, और उसको कैसे सरलता से लोग समझ पाए, उसको लेके कैसे काम किया आपने? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा पूछा कि मतलब ये इस पे भाषा पे कैसे काम किया ना। जी जी। तो भाषा का ऐसा था कि मैं जब मैं छोटी तो क्या थी, मतलब इंटर पास कर चुकी थी मैं, तो उस समय क्या था, लड़कियों की जल्दी शादी का वो था। तो हमारे दादाजी ने कहा कि, मतलब सब बैठे थे, दादाजी ने कहा कि इसकी, इस भारती की शादी कर दो अब मेरे तिथान जाने से पहले। तो मैं भी वहाँ बैठी थी, मैंने कहा आप तिथान हो आओ, मैं कर लूंगी शादी बाद में, मैं आपको रोक थोड़ी रही हूँ। तो मेरी दादी थोड़ा मतलब वो हुआ उनको सुन के, कहने के तूने बिना मतलब समझे कैसे कह दी। मैंने कहा क्या मतलब है? उनका इसका मतलब होता है शमशान, तिथान मतलब शमशान। तो मुझे बड़ा वो हुआ, तो मैंने कहा देखो ये अपने ये शब्द को मैं नहीं जानती हूँ। तो फिर मैंने शब्दों पर मतलब ध्यान देना शुरू करा, उसके अर्थ जानने शुरू करे। फिर धीरे धीरे ऐसे कर, फिर बीए फाइनल होते होते तो मेरी शादी हो गई थी। तो शादी होने के बाद फिर मैं मेरी शादी गांव में करी थी, मैं यहाँ से गांव गई थी। अच्छा। तो वहां पर भी लोग बोलते थे, तो मैं बड़ा मतलब सजग होकर के रहती थी, कहीं मेरे मुझे कुछ निकल ना जाए। हाँ। तो फिर धीरे धीरे ऐसे करके हो रहा। फिर हमारा मतलब अपना एक डायरी में नोट करती रहती थी मैं शब्दों को, लेकिन शब्दकोश बनाऊंगी ये नहीं था कि सिर्फ इसलिए कि मेरे को ये चीज आनी चाहिए, अपनी नॉलेज के लिए आपने शब्दों को संजोया।
उसके बाद फिर हमारा ट्रांसफ़र हो गया, गुजरात चले गए। तो गुजरात जा कर के जब हमारे वो गुजराती हमारे यहाँ मेट्स आती थी, तो उनसे हम बातचीत करते थे, तो कई शब्द मुझे लगता था कि हमारे से मेल खा रहे हैं। फिर मैंने उनके शब्द भी अपने साथ वो करने शुरू करे। फिर जब ये मैं यहाँ आई ट्रांसफ़र होकर के, मैं आई थी 95 में। अच्छा। तो यहाँ आकर के उन दिनों उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था, तो कभी कभी जाती थी मैं भी आंदोलन में, मतलब सक्रिय नहीं थी, सक्रिय नहीं। कभी चले गए मोहल्ले में, कहीं कुछ हो रहा है तो उसमें चले गए। उसके बाद फिर मैंने शब्दों का तो मैंने वो करे रखा था, धीरे धीरे मैं इनको लिखने लगी। और जब उत्तराखंड बना तो फिर मेरे शब्दों में भी तेजी आई, मुझे मतलब लगा कि ये करना चाहिए। तो मैंने कुछ शब्दों को जानने के लिए मैंने कहा, मैं शब्दकोश मैंने ढूंढे इधर उधर, तो मुझे मिले नहीं, कुमाऊनी में नहीं मिले। एक आध जगह गए तो उन्होंने कहा नहीं अब तो हमारे इसका वो था, खत्म हो गया है स्टॉक। तो फिर मैंने कहा चलो एक मैं ही बनाती हूँ। तो मैंने शब्दकोश बनाना शुरू किया, लिखना शुरू किया, मतलब शब्दों को इकट्ठा करना शुरू किया। तो काफ़ी सारे जब हो गए तो फिर मैंने हिंदी क्रम लिया उसका। लोग मुझसे कहते हैं इंग्लिश का लो, मैंने कहा नहीं मैं हिंदी ही लेती हूँ। तो हिंदी क्रम लिया मैंने, तो इसके लिए फिर मैंने जो शब्द हमारे थे उसको उसका हिंदी ढूंढ के उसके पहले लगाना शुरू किया। हालांकि इसमें मुझे बहुत लोगों ने मदद करी। फिर उसके बाद जब मेरा हिंदी का क्रम पूरा हो गया तो बीना बेंजवाल जी की उन दिनों ये गढ़वाली शब्दकोश शब्दकोश आई थी। तो मैंने उनसे बात करी। मैंने कहा ऐसे ऐसे हमारे 95% मुझे लगता है कि हमारे शब्द मिलते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि इसके साथ हमारा गढ़वाली का भी हो जाए, तो एक कुमाऊनी गढ़वाली एक ही हो जाएगा, नई चीज़ हो जाएगी। तो उन्होंने कहा हाँ मैं आपको पूरा मदद करूँगी। तो उन्होंने पूरी मदद करी मुझे उसमें। उसके बाद फिर इसको लेकर के ये क्या नाम, जौनसारी, रतन सिंह जौनसारी थे उसमें। तो उनके पास मैं गई, मैं गई तो इसलिए थी कि इसमें कुछ अपना संस्तुति या पूर्ववाक को लिख दे अपना। तो उन्होंने कहा कि तुम तो बहुत अच्छा काम किया, मेरी भी इच्छा थी कि मैं जौनसारी में वो करूँ, लेकिन मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और मैं कर भी। तो मैंने कहा, फिर एकदम से मुझे स्ट्राइक किया। मैंने कहा आप ऐसा क्यों नहीं करते कि जब ये कुमाऊनी बन रहा है, गढ़वाली बन रहा है, तो जौनसारी भी हमें शब्दों के मतलब बराबर कितने हैं क्या पता लग जाएगा। तो उन्होंने कहा ये तो तुमने मुंह की बात छीन ली। तो उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, इसमें सारा काम मैं कर दूंगा। तो उन्होंने सारा काम इसमें उन्होंने जौनसारी भाषा का उन्होंने किया। तो इस तरह से मेरी ये डिक्शनरी तैयार हो गई। कितना समय लगा आपको इसमें? मुझे इसमें 9 साल लगे। 9 साल। 9 साल इसलिए लगे कि पहले तो मैंने कहा ना शब्द अपने वो करती थी, कोई भी रिश्तेदार आता था उससे पूछती थी। इवन कि हमारे यहाँ पुताई वाला भी आता था एक, वो वहाँ का था ऊपर मुंशियारी साइड का। अच्छा अच्छा। तो मुझे लगा कि क्योंकि हमारे ससुर जी तब वीडियो थे, तो उन्हें इलाकों में रहे हुए थे, तो वो कुछ कुछ शब्द बोलते भी थे। तो मैंने एक दिन उनसे कहा कि आप भी मुझे इसमें मदद करें। कहा हाँ मैं बताऊंगा। तो काफ़ी सारी मदद उन्होंने करी उसमें, रंग लव यू के शब्दों में। फिर वो SS पांगती जी, उनसे मेरा संपर्क हुआ, इतने प्याल जी उनसे हुआ। वो जो हमारे आता था पुताई वाला, उससे मैं कई चीज़ पूछती थी कि ऐसे क्या, तो काफ़ी चीज़ें उसने मुझे बताई। तो इस तरह से मैंने काफ़ी चीज़ का कलेक्शन किया और मेरी डिक्शनरी। नहीं, इसमें एक चीज ये भी अच्छी है कि हिंदी में भी आपने इसको लिया है ना, तो उससे ये है कि जिस तरह से आजकल पहाड़ के लोग ही पहाड़ की भाषा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी जब कुछ काम होता है तो उनको जरूरत पड़ती है बोलने की, तो नहीं मिलते हैं इस तरह के शब्द, तो हिंदी में वो आसानी से समझ भी पाएंगे इसको। इसीलिए मैंने उसका हिंदी रखा ना जी। मुझे कई लोगों ने कहा इंग्लिश, उन्होंने ये भी कहा कि आप हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी रखिए। मैंने कहा नहीं, एक ही चीज रखती हूँ। फिर जब मैं क्या कहते हैं इनके पब्लिशर के पास गई, तो उन्होंने कहा ये तो कैसे होगा, इतनी इसकी चौड़ी बनेगी। मैंने कहा जैसे भी होगा, करना तो आपको ही है ये। अच्छा। तो उन्होंने छापी मेरे का, मैंने उसमें अपना कुछ अनुभव नहीं किया, उन्होंने अपने मतलब अपना छापी और अपना भी उन्होंने वो करी। चलिए, बहुत अच्छी किताब है जो समझने में जो हमारा कल्चर है उत्तराखंड का, क्योंकि इसमें तीनों ही लगभग भाषाएं जो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा हैं बोली जाती, वो तीनों ही भाषाएं इसमें हैं। और इसमें मैंने एक और वो कि अपने हमारे गिनती जो बचपन में हम लोग बोला करते थे ना, गिनती जी, तो वो पहाड़ी गिनती, इसमें मतलब जो उसका कहने का स्टाइल था वो नहीं था, तो वो भी मैंने फिर गढ़वाली में भी ना बेंजवाल का हम भी अपने उसमें रखते हैं, तो अच्छा, गढ़वाली में भी रखा उसको, फिर जोहारी में भी रखा उसको। बहुत अच्छे। इस तरह से आपकी हम किताबों की और आगे बात करें, उसमें महिलाएं केंद्रित किताबें ज्यादा हैं आपकी, महिलाओं पर ज्यादा आपने लिखा है। मैं तन्या है, इसमें भी प्राचीन समय की जो महिलाएं थी उन पर आपने लिखा, कुंती विमर्श लिखा, तो थोड़ा सा इन किताबों के बारे में भी बताइए हमें। पहली तो मैंने लिखी थी चिंतन संवाद, जिसमें सीता का वो लिखा था उसमें। उसके बाद फिर मेरी कुंती विमर्श आई जी। मैंने बताया जैसे कि इसका नाम पहले रहस्य चिंतन रखा था, लेकिन सबने कहा कि नाम भारी भरकम है, तो इसको फिर कुंती पे लिखा है, तो कुंती विमर्श इसका। तो कुंती का जो इसमें ये कहते हैं ना कि उनका जो पुत्र कर्ण हुआ था,
उस सूर्य के उससे हुआ था। जी। लेकिन मैंने उसको आज के नजरिए से और वैज्ञानिक रूप से भी सोचते हुए ये देखा कि अगर मान लो सूर्य अगर धरती पर आता है तो उसका कैसा विनाशकारी समय रहा होगा ना। जी। मतलब हो सकता था, लेकिन वो मैंने अपने आप उसे काल्पनिक कह सकते हैं या हो सकता है ये सत्य भी हो कि उस समय का जो अश्वपति नाम का कोई राजा रहा होगा, उसकी वजह से कर्ण की पैदाइश हुई है, ये मेरा मानना है। और क्योंकि राज सत्ता के लोग थे तो अपने को ये छिपाना ही था कौमार्य उसका, तो उन्होंने उसको सूर्य से जोड़ करके दिखाया कि दिखाया अपनी मतलब। इसी तरह से मैतन्या है, मैतन्या जो मैंने लिखी, इसको लिखने में मेरे को करीब 3-4 साल लगे, क्योंकि मैतन्या मंदोदरी है, उनके विषय में बहुत ज़्यादा लिखा नहीं गया। जी। लेकिन मैंने जहाँ से भी छुट पढ़ा या सुना या लोगों के विषय लोगों ने जैसे मुझे बताया, तो उन्होंने ये था कि मैतन्या जो थी अपने समय की सबसे सशक्त महिला थी, उस समय की महिलाओं में सबसे सशक्त महिला थी, बहुत विद्वान थी। और जिस वक्त रावण युद्ध के लिए जाता था तो सारा कारोबार वही संभालती थी। अच्छा। उनकी अपनी एक सैन्य टुकड़ी भी हुआ करती थी। अच्छा। तो मतलब उनका बहुत अच्छा उनका बंदोबस्त रहता था। तो और मैंने ये भी कहीं पढ़ा कि जो शतरंज का गेम है वो इनका बनाया हुआ है उस समय का। जी। तो उसको लेकर के मैंने फिर ये काल्पनिक वो रखी कि उन्होंने शायद इसलिए बनाया होगा कि शतरंज का गेम कि रावण को कुछ समय युद्ध से दूर रखा जाए। तो उन्होंने, क्योंकि उसमें भी सारी युद्ध कौशल वाली चाल होती हैं, हाँ। तो रावण को मैंने इसमें बताया कि रावण उसके साथ बैठ करके खेलता था, मतलब खुश होता था जीत हार पर। इस तरह से उसकी मैंने संरचना करी है मैतन्या की। और इसके जरिए मैंने अपनी प्राचीन काल की उन महिलाओं को भी इसमें थोड़ा थोड़ा करके चित्रित किया कि महिला गोष्ठी करके इसमें पर्व है, 5 पर्व, एक पर्व उसमें महिला गोष्ठी का है, जिसमें जो अशरीरी महिलाएं हैं अपने समय में चाहे वो कुछ ना कह पाई हो, लेकिन इसके माध्यम से मैंने उनसे कहलवाया है। और मैंने अध्ययन करते करते देखा कि उस समय जितनी भी राज परिवार से महिलाएं जुड़ी हुई थी किसी ना रूप में, तो उनको उनका शोषण भी हुआ है, प्रताड़ना भी सही है, बहुत कुछ उनके साथ हुआ है। कुछ तो मुख्य रूप से जैसे कुंती आ जाती हैं, द्रौपदी आती हैं, सीता हैं, ये सब राज परिवारों से रही। जी जी। पर इन्होंने दुख सहे हैं, चाहे किसी भी रूप में सहे हैं, इन्होंने सहे हैं। तो उनको मैंने, माधवी एक थी, वो ययाति की पुत्री थी, तो उनका तो बहुत ही मतलब भीषण उनका शोषण हुआ। उनको एक मतलब अपने पति के लिए उनके कुछ घोड़ों की कुछ जरूरत थी, तो वो काले घोड़े थे, जहाँ से मिलेंगे करके कहीं से संख्या कम होगी, तो उन्होंने किसी राजा से कहा, तो उन्होंने कहा अपनी पत्नी हमें दे दो। तो उनके पत्नी से उसका जो पुत्र हुआ फिर उसने छोड़ दिया, फिर दूसरे से हुआ, तीसरे से हुआ। मेरे को उसका बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं मिल पाया, लेकिन जितना मिल पाया मैंने इसमें थोड़ा रखने की कोशिश की है। तो मैंने देखा कि हमारे प्राचीन काल से जो राज सत्ता से जुड़ी महिलाएं थी ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान रही अपने समय में। तो प्रजा का तो क्या हाल हुआ होगा, ये तो है ही ना। आजकल भी जो इतनी मतलब महिलाओं का इतना पढ़ने लिखने के बावजूद, इतनी कानून बनने के बावजूद, जब परिस्थितियां ऐसी हो जा रही हैं, तो अब भी बहुत ज्यादा चेंज आया नहीं है। चेंज उस नहीं तरह से आया। कुछ आया है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, और ये आएगा भी नहीं। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। क्यों? क्योंकि आप जब तक अपने घर में अपने बेटों को संस्कारित नहीं करेंगे तब तक ये नहीं हो सकता। बेटियों के लिए तो ये कहा जाता है ऐसा मत करो वैसा मत करो, लेकिन बेटों को अभी भी नहीं कहा जाता। वो इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि बेटों के लिए अगर वो घर से बाहर ऐसी कोई परेशानियां करते भी हैं तो उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कि परिवार वाले उनको नकार रहे हैं या दूसरे समाज वाले उनको नकार रहे हैं। उनको तो कोई नकारता ही नहीं ना। लड़कियां नकारी जाती है, घर में हो, परिवार में हो जी, या बाहर हो, कहीं भी हो। आप लंबे समय से लिखती आ रही हैं, तो उस वक्त के साहित्य में और अब जो नया साहित्य एक तरह से कह सकते हैं कि जो युवा पीढ़ी आ रही है वो अपनी किताबें लिख रही हैं या अपनी कुछ संस्मरण लिख रही हैं, ट्रैवलॉग आजकल बहुत लिखे जाने लगे हैं, तो कितना फर्क आप देखती हैं तब के लेखन में और अब के लेखन में? लेखन में तो
फर्क है पहले से। अब आजकल तो एआई का जमाना आ गया। जी बिल्कुल। आजकल तो लोग, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा लोग अपने तरफ से लिखेंगे आगे, मतलब अभी तो शुरुआत ही हो रही है एआई की। लेकिन हमारे समय में हमको बहुत चीजें पढ़नी पड़ती थी। जी। जैसे अगर हमें किसी कहानी को भी लिखना है तो हमें करीब 10-15 किताबें अच्छे अच्छे लेखकों की पढ़नी पड़ती थी कि उन्होंने क्या लिखा है। वो चाहे हमारे समकालीन ना हो, पुराने को भी हम पुराने लिखते थे, भी, क्योंकि जी। कहानी और कविता ऐसी चीज है ना, कभी पुरानी होती ही नहीं है। जी। हर युग में एक सी बात होती है, थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है, लेकिन हर काल में सबका लेखन एक सा ही एक होता है। सही, हाँ। आपका लिखने का थोड़ा शैली बदल सकती है थोड़ा बहुत, लेकिन समस्याएं सेम रहती हैं। और आजकल क्या है कि आजकल जो नया जो लिखा जा रहा है ना, उसमें एक तो पहले जो होता था ना, अगर मान लो हम कहीं हमारी कहानी छप गई है, जैसे हमने कहीं से कोर्स किया, कहीं जी। जो छप गई, तो हमको दूसरे हमें संपादक मतलब पत्र भेजते थे कि हमने आपके लिए ये एक देखने के लिए पत्रिका भेजी है, इसके लिए आप अपनी रचनाएं भेजिए। आजकल कोई भेजता ही नहीं है। भेजता नहीं है, हाँ। कई पत्रिकाएं बंद भी हुई कई, हैं। हाँ, पत्रिकाएं भी बंद जी। हुई, अच्छी अच्छी पत्रिकाएं तो बंद हो गई हैं। जी। जैसे कादम्बनी हो गई, कादम्बनी में भी बहुत छपी हूँ मैं। कादम्बनी हो गई, मनोरमा हो गई, जी। कई वामा तो खैर काफी पहले बंद हो गई थी। तो जो महिला पत्रिकाएं हैं ना, उसमें भी मतलब जिसको मालूम हो जाता था संपादक या संपादिका को भी, तो वो ये कहते थे कि आप कुछ भेजिए। तो उसमें हम भेजते थे। हालांकि कई बार हमारी कहानियां लंबी हो जाती थी, तो वो हमको वापस कर देते थे कि इसको आप थोड़ा काट छाट छोटा के करके भेजिए। तो वो भी होता था। लेकिन आजकल संपादक लोग तो भेजते ही नहीं है। बस एक पहले तो चिट भी लगी आती थी उसमें कि अच्छा। खेत से ये आपका बड़ा हो गया है, या आपका ये छोटा हो गया है, या आप में ये कमियां हैं। लेकिन आजकल ना तो कोई कमी बताता, आजकल तो उत्तर ही नहीं देता है कोई भी। अगर मान लो पापा आपने भेज दिया है, तो उसमें वो वैसी वापस आ जाती है बैरिंग, उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं होता है। तो आजकल की समस्याएं कुछ ऐसे भी हो गई हैं। और क्योंकि जैसे पहले लोग छपते थे ना, तो उनको आगे बढ़ने का भी वो मिलता था। आजकल लोग छप भी नहीं रहे, कॉलम भी सबके बहुत छोटे हो गए हैं। अब तो कई बार ये भी देखा जाता है कि सीधे ही लोग किताब लिखते हैं और पब्लिश हो जाती है, और बस फिर उसके बाद तो उसमें भी समस्या ये है ना, उसको प्रकाशक नहीं छापता है, उसको अपना पैसा देकर के छपाते हैं। जी। मैंने भी शुरू में अपनी अतिक्रांत जब मेरी छपी थी, हालांकि वो उन्होंने मुझे ऑफर दिया था लिखने का, तो उस वक्त भी मुझसे उन्होंने कहा था कि आप थोड़ा कंट्रीब्यूट कीजिए। तो वो हमने उनको कंट्रीब्यूट किया था, पर उसके बदले उन्होंने हमें करीब 100-150 किताबें दी थी। अब तो खैर मेरी किताबें मैं देती पब्लिशर को, छाप देते हैं। अच्छा। लेकिन पहले शुरू में मेरे को भी इस दौर से शुरू में इस तरह की हाँ। दिक्कतें आई। आपकी जो अभी लेटेस्ट किताब आई है, उत्तराखंड की नई विधा कुमाऊनी व हिंदी चौसात, तो इस किताब के बारे में थोड़ा बताइए कि इसमें किस तरह की चीजें आपने ली हैं। ये चौसात जो है, इसका मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि मैंने क्यों लिखी मैंने। ये एक हाइकू जापानी विधा है। उसमें 17 वर्णों में अपनी भावाभिव्यक्ति, 5 पहली पंक्ति, 7 दूसरी पंक्ति, फिर 5 तीसरी पंक्ति। अच्छा। तो मुझे ये लगा कि मुझे इससे कम में भी अगर कुछ हो सकता है, तो मैं उस विधा को बनाऊं और उत्तराखंड को उसको समर्पित कर दूं। तो मैं काफी कोशिशों के बाद मैंने चौसात लिखी, जिसमें मेरे 4 वर्ण ऊपर हैं, 7 बीच में है और 4 नीचे, तो ये चौसात हो गई। कम शब्दों में गहरी बात कहना। जी। तो फिर मैंने कई विद्वानों को बताया कि मैंने ऐसा किया है, तो उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी चीज है। तो कुमाऊनी और हिंदी में दोनों में बराबरी, मतलब कुमाऊनी में मैं इसमें कर रही थी, तो फिर मुझे कमलापंत जी उन्होंने कहा तो उसको हिंदी में भी कर। अच्छा। कुमाऊनी तक ही क्यों इसको सीमित रखती है। तो मैंने फिर उसको कुमाऊनी में भी किया ना, हिंदी में भी किया। तो सबसे पहले नवोदित प्रवाह जो त्रिवेदी जी की निकलती है, रजनीश त्रिवेदी की, उसमें छपी मेरी। अच्छा। तो लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। फिर कुमाऊनी में हमारे जो पहरू निकलती है अल्मोड़ा से और कुमगढ़ से, और ये आदली कुर्ती निकलती है पिथौरागढ़ से, तो कुमाऊनी में भी मेरी छपी है। उसके बाद फिर मैंने अपने यहाँ एक बैठक करी थी, इसको 2023 में हिंदी दिवस से एक दिन पहले। तो उस दिन इसका मतलब लोकार्पण किया। मतलब इस विधा का लोकार्पण किया। तो उसमें भी काफी लोग उसमें आए थे, तो सबने, और फिर कुछ लोग आए थे, कुछ लोग उससे वीडियो माध्यम से भी मुझसे जुड़े। तो इस विधा पर आपका कॉपीराइट? हाँ, कॉपीराइट क्या तो समर्पित है बनाई, क्योंकि मेरे बात तो कोई इसको देखने वाला है नहीं हमारे परिवार में, तो इसका कॉपीराइट के तो सबको समर्पित ही है। और इसमें छोटी छोटी बातों में ना, छोटे छोटे उसमें अपने भावों को रखने की एक कला है। और इसमें जो एक विलुप्त हमारी जो
लोरी विधा है, जी तो लोरी को मैंने इसमें रखने की कोशिश की, और इसमें इसका रिदम जो आया है ना, इसका रिदम जो लोरी में रिदम होता है, तो वो बहुत अच्छा बन पड़ा। मैं सुनाऊंगी आपको। बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए उससे हमें पहले थोड़ा मैं आपको चौसात की जो अपनी कुमाऊनी में जो रचना है उसको बताती हूँ 2-3। सा। जी पहले तो परिस्थिति पर है, जो आज की परिस्थिति के हिसाब से ही है। जी सारी दुनी ग्राह गज जय लड़े बचूने कोई, सार दुनी गज ग्राह जय लड़े बचूने ने कोई, मतलब सारी दुनिया में जो है गज और ग्राह की तरह युद्ध चल रहा है, लेकिन एक किसी को कोई बचाने के लिए नहीं है, अच्छा है ना। इसी तरह पलायन पर है, आजकल के माहौल से भी आप जोड़ सकते हैं इसको। खसकणी मैस ते मैस हाय पहाड़ ले, मतलब आदमी का तो पलायन हो ही रहा है, अब जी। पहाड़ भी खिसक के नीचे को आ रहे हैं, ठीक है। और ऐसी एक आह्वान है मेरा, घर बार जाले बसो बसाया पलटिया गाँव। तो इसमें घर बार ये 4 हो गए वर्ण, जाले बसो बसाया 7 हो गए, और पलटिया गाँव, मतलब तुम जहाँ भी घर बसाते हो रहो, अपना नौकरी पेशे में रहो, लेकिन जब लास्ट में तुम अपने घर में लौट करके आओ, ये क्या आह्वान है। तो अच्छा इस तरह से लोरी का जैसे मैंने आपको बताया था, तो मैं आपको लोरी सुनाती हूँ इसमें, जी और रिदम देखिएगा उसका। आली आली भौके नीनूरी आली भौसीतलो, मेरे भौकी आखी भेजा नीनूरी से जाटप, बीमा ताजू खेल लगा ली हंसी से जाटप। जी ऐसे ऐसे थपकी देते रहो। कुमाऊनी में ये कुमाऊनी जी, में जी गुगती का घुर घुर घुराण से जाटप, बर लागी बरखा तोड़ तोड़ सुनबे से जाटप, जी मुचो ईजा तू मेरा लाड़ी लभो से जाटप, तेरे लीजी दिशान लगे है से जाटप। बहुत अच्छा। तेरे इसको लिए थोड़ा मैंने हिंदी बिस्तर में भी लगा दिया। बता दीजिए हाँ, ये जिससे है लोग कि सभी समझ पाए। ये है कि बच्चे को ऐसे थपके दे दे के कह रही है कि तुमको नींद आ जाए, जी तुम टप से सो जाओ, जल्दी से सो जाओ। मेरे बच्चे को जो है आंखों में नींद जो है भरी हुई है से जा टप। बीमाता जो होती है, आपने सुना होगा बच्चों ने, बच्चों हाँ, को हंसी बीमाता, हंसी जी, लगाती है, खेल लगाती है। जी तो छोटे बच्चे के लिए है कि उसको बीमाता जी खेल लगा रही है, लेकिन बीमाता जी से है कि तुम अभी उसको सोने दो। सोने दो। घुघती की घुरघुर हो रही है आवाज, तो उसकी आवाज सुन करके तू आराम से सो जा टप। इसी तरह से वर्षा लगी है तो वर्षा की तड़तड़ाहट की सुन करके तू सो जा टप। इस तरह से तू मेरा मतलब लाड़ी मतलब जी। बच्चा है और तू सो जा टप, तेरे लिए मैंने बिस्तर लगा दिया है तो सो जा टप। ये बहुत अच्छा और बहुत ही एक डिफरेंट कह सकते हैं। ये अभी तक तो मतलब छंद में पढ़ा जाता है, लेकिन ये विधा कुछ अलग ही है। चौसात छंद ही जी। है, चौसात छंद ही है, जैसे हाइकु छंद है, जी जी ऐसे ये भी छंद है। कई किताबों का आपने अनुवाद भी किया है और कई की समीक्षा भी की है। आजकल समीक्षक कम ही हैं जो किताबों पे अपना व्यू दे सकें। हाँ, आजकल समीक्षकों की वैसे कमी कह सकती हूँ मैं, जी या फिर पत्र पत्रिकाएं भी कम ही दे रही हैं। जी अब क्या कारण हो सकता है ये तो मुझे नहीं मालूम। मैंने भी अपनी मैतन्या 2-3 जगह भेजी है, एक तो समकालीन साहित्य में भेजी है जी और दैनिक जागरण में भेजी है, लेकिन उन लोगों का कोई रिस्पांस आया नहीं अभी तक। हालांकि उन लोगों की निकलती है समीक्षाएं, अभी आपके अमर उजाला में मैंने नहीं दी है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि आपकी समीक्षा होती है या नहीं होती है करके ना। बिल्कुल दीजिएगा आप। तो बिल्कुल मैं ये इसलिए लाई हुई किताब मैं दे जाऊंगी यहाँ पर। जी तो समीक्षा होनी आजकल बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे क्या होता है ना, एक तो लेखक का मनोबल तो बढ़ता ही है, जी उसको अपनी कमियां भी उसमें समझ आती हैं। दूसरा ये है कि अगर उस समीक्षा कोई और पढ़ रहा है पाठक, तो उसके मन में भी ये होगा कि मैं ये बुक लेकर के देखूं इसमें क्या चीज़ है। जी और जो नए लिख रहे हैं जो लोग, उन लोगों को भी चाहे थोड़ी सी छोटी समीक्षा, उससे भी उनको भाव समझ आ जाते हैं कि इसकी पुस्तक में ये चीज़ लिखी ये गई है। चीज लिखी। तो लिखने वाला जब दूसरी बार अपनी किताब लिखेगा तो उसमें ये सोचेगा कि मैं भी इस तरह से मैं कुछ इसमें डालूं, ताकि आगे के लिए कुछ नया चीज हो। तो नए राइटर्स के लिए तो ये बहुत जरूरी है कि बहुत वो जरूरी है, समीक्षाएं समीक्षा पढ़ें। बहुत जरूरी, क्योंकि अब ऐसे ना समकालीन तो एक दूसरे की समीक्षा लोग पढ़ते भी नहीं होंगे, जी या पढ़ते भी हैं तो उसको ऊपरी तौर से पढ़ते ना। लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है ना, उसके लिए समीक्षा बहुत जरूरी है। वो समीक्षा को पढ़ के, बुक ना भी खरीद सके, समीक्षा पढ़कर ही उसको काफी कुछ ज्ञान हो जाएगा कि इसमें क्या ऐसा है और हम भी ऐसा लिखें तो कैसा होगा। कैसा हो। मैम, ये तो आपकी साहित्यिक यात्रा की बात थी। इससे अलग भी आपकी एक पहचान है सामाजिक क्षेत्र में। आप
निशक्तजन बच्चों के लिए भी काम करती हैं। जो आपने केंद्र खोला है एक बच्चों के लिए, निशक्तजन प्रशिक्षण एवं पुनर्वास केंद्र, विकल्प उसमें स्कूल भी है, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि ये कैसे आपने खोला, मतलब क्या ऐसी सिचुएशंस थी कि आपको ऐसा केंद्र खोलना पड़ा? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि मेरा बेटा जो है मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण बच्चा है, और मतलब इसके खोलने के केंद्र में भी वो ही रहा। अच्छा। और मुझे कई लोगों ने कहा कि मैं कई एनजीओज में काम करती थी इधर उधर जा करके, तो उन्होंने कहा तुम एक अपना खोलो। अच्छा। तो निशक्तजन के मतलब निशक्तजन नाम उसका हमने दिया था। तो उसमें मुझे नवानी जी हैं, उन्होंने काफ़ी हेल्प की थी, दाद के आपको मालूम ही होगा। जी जी। तो उन्होंने भी मुझे कहा कि आप स्कूल खोलो। कई लोगों ने मुझसे कहा स्कूल खोलो, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं बनती थी। एनजीओ तो मैंने बना लिया, लेकिन स्कूल खोलने के लिए कमला पंजी है, तो एक दिन हमारे यहाँ आई थी, तो वो 6 मई को हमारे यहाँ आई थी, मुझे डेट भी पूरी याद रहती है। जी। तो 6 मई को आई, तो उन्होंने कहा कि स्कूल खोलो। अरे मैंने कहा दीदी इतनी जल्दी कैसे स्कूल खुल जाएगा? उन्होंने कहा कोई नहीं, तो खोल तो सही। 8 तारीख को वो है क्या कहते हैं, रेड क्रॉस डे है, अनंत गणित दिन है, तो उस दिन को। मैंने कहा नहीं इतनी जल्दी नहीं। उन्होंने तो खोल तो सही तू। और वो उन्होंने कहा मैं आ जाऊँगी तेरे यहाँ। बस वो आई, वो उन्होंने बस किया, हमने 2-4 लोगों को बुलाया और स्कूल अपना प्रारंभ कर दिया। तो शुरू में तो हमारे यहाँ एक ही बच्चा था, वो भी मेरा ही समझो। उसके बाद फिर उसको धीरे धीरे आए तो 25-30 बच्चे उसमें हो गए थे। अच्छा। फिर स्कूल मेरा काफ़ी अच्छा चला, और उसमें मेरे सारे बड़े ही बच्चे थे, मैंने छोटे बच्चे नहीं लिए। इक्के दुक्के छोटे बच्चे थे जो ज़बरदस्ती उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों को कहीं वो नहीं हो रहा था, आप रखिए। फिर काफ़ी साल, मतलब मेरे को अब ये स्कूल का मेरे इस बार 20वां साल हो जाएगा। जी। तो अच्छा स्कूल चल रहा था। सब ये कोरोना के समय से मेरा स्कूल जो है लगभग समझो ख़त्म के कागार पर है। एक तो ब्रिज बनने से क्या है कि ऑटो घूम के आते हैं, तो पेरेंट्स कम नहीं कर पाते उसका। जी। और अब मेरे पास स्टाफ भी अब मैंने कम कर दिया है, और क्योंकि पेरेंट्स की होती है कि हमारे बच्चे को ये भी मिले, लेकिन उसके लिए सुविधा मेरे यहाँ नहीं है। जी। वो इसलिए नहीं है कि मुझे कहीं से कोई एड तो मिलती नहीं है। एक दो बार मैंने कोशिश भी करी, यहाँ से दिल्ली तक फाइल भी गई, और वहाँ जा कर के नहीं हो पाया। फिर मैंने छोड़ ही दिया इसका मोह। फिर ये था कि मेरे भाई बहन मुझे थोड़ा हेल्प कर देते थे, टीचर्स की फीस के, और लोग हैं जो मुझसे जुड़े हुए लोग थे हमारे इसमें, तो वो मुझे हेल्प करते थे पैसों की। फिर कभी इधर उधर से कहीं से डोनेशन भी थोड़ा बहुत मिल जाता था। तो इस तरह से मेरा ये स्कूल चल निकला। ये आपने अपने घर में ही घर में, खोला ये है? मेरे घर में 3 कमरे दे रखे मैंने अपने उसमें। अच्छा। हाँ, तो 3 कमरों में मेरे भरे ही रहते थे, बल्कि चौथा कमरा भी अगर बच्चे बढ़ते तो मैं उसको दे देती, लेकिन फिर अब बच्चे मेरे धीरे धीरे अब तो एक ही कमरे में चल रहा है। अच्छा। नहीं, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि ऐसे बच्चे जिन्हें कहीं ना कहीं एक तरह से, मतलब पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं सोचते हैं कि नकार देते हैं कि नहीं, इन बच्चों, ऐसे बच्चों को आप संभाल रही हैं, एक नई दिशा दे रही हैं, ये भी एक बहुत अच्छा काम है। नहीं, मेरा उसका उद्देश्य यही था ना कि बच्चों को बिजी रखने का। जी। क्योंकि इन बच्चों का देखिए वैसे तो कोई भविष्य है नहीं, कोई इनके लिए जॉब नहीं है, कोई इनके लिए व्यापार नहीं है, और ये कर भी नहीं पाएंगे। जी। सही बात तो ये है ना, क्योंकि इनको अपने घर में जो पेरेंट्स इनको प्यार दे सकते हैं, या जो ये अपने तरीके के बच्चों के साथ ये लोग एंजॉय कर सकते हैं, ये दूसरी जगह नहीं कर सकते। सामान्य बच्चों के साथ इनका मेल बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए मैंने एक मतलब एक कार्यक्रम चलाया है, 8 मई को मैं करती हूँ उसको। सब स्कूलों को बुलाती मैं अपने यहाँ पर, अपने मतलब कहीं भी हॉल ले लेती जहाँ पर भी, तो उसमें मैं इनको टॉपिक देती हूँ स्कूल के बच्चों को। तो उस टॉपिक के हिसाब से भी बच्चे आते हैं, हमारे डिबेट होती है। और वो इसका उद्देश्य यही है कि अगर मैं उनके बच्चों को टॉपिक देती हूँ, तो कम से कम वो अपने खगालेंगे तो आसपास के बच्चों के साथ कैसे बिहेवियर करना है, कैसे इनको रखना है, क्या इनके लिए नीतियाँ होनी चाहिए। बल्कि मैंने इनकी नीतियाँ भी बना करके दी। तो इस तरह से मतलब मैंने इनके लिए इनको मुख्य धारा में लाने के लिए बहुत कोशिश की है। लेकिन वो ये मेन तो ये है कि इनका कोई वैसा भविष्य नहीं है। ये ज़्यादा से ज़्यादा अपना कहीं किसी के साथ अपने रह सकते हैं, अपना काम खुद कर सकते हैं, अपने स्किल्स इनका डेवलमेंट कराना। स्किल डेवलपमेंट तो कम से कम हो ही रहा है। वही चीज़ है। चलिए, बहुत बाकी लोग खुश रहें, बस इसलिए मैं काम करती हूँ। आप अब कुछ नई किताबें या कोई नई रचना जो अभी आप लिख रही हो, जो हमारे बीच अब आने वाली हो, थोड़ा सा? हाँ, एक तो ऐपण पर ही मैं कर रही हूँ। मेरे ख्याल अभी मैं कहती तो 4-6 महीने, लेकिन फिर थोड़ा आगे टाइम निकल जा रहा है उसमें। जी। उसमें हमारे जो पुराने ऐपण जो है लगभग विलुप्त प्राय हैं,
जी अब क्योंकि पहले हमारे जैसे व्रत पर्व होते थे ना, तो उनकी आकृतियां बनाई जाती, जैसे नाग पंचमी नागों की होती थी, तो नाग की हमारे कई शैलियां हैं नाग बनाने की, कई चीजें हैं ऐसी। और इसी तरह से हमारे यहाँ जो ऐपणों में जो उसके और नए मतलब साइंटिफिक में मैं उन्हें ढूंढ के कर रही हूँ, तो वो मेरे रहते हैं। और एक मैं अभी नई किताब लिख रही हूँ, कुमाऊनी में लिख रही हूँ वो है यज्ञ भंग। हाँ, ये सती को लेकर के है जी। तो बल्कि साथ में, क्योंकि मैं उसका अनुवाद भी साथ में ही करती हूँ हमेशा, और एक जैसे, क्योंकि मैं कुछ भी अगर कुमाऊनी में लिख रही हूँ तो उसका शब्दार्थ साथ में रखती हूँ मैं जी, ताकि लोग उसको पढ़ सके आसानी से। तो मैंने एक विनय पत्रिका का भी मैंने कुमाऊनी में अनुवाद किया था, तो उसके भी मैंने शब्दार्थ साथ में रखे हैं ताकि उसको पढ़ सके। तो अब इसके मतलब उसका हिंदी अनुवाद, इसका तो मैं पूरा अनुवाद ही साथ में दे रही हूँ, तो वो मेरा चल रहा है, बल्कि आज कल परसों में पूरा हो जाएगा वो मेरा जी। तो बस वो है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। कहावतें हैं, कुछ विलोम शब्द हैं, ये शब्द में अब ये तो डिक्शनरी में जुड़ेंगे ये। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी हमारे साथ भारती पांडे जी, जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से समाज को एक नई दिशा ही नहीं दी, बल्कि समाज सेवा को एक नया आयाम भी दिया। ऐसे ही और शख्सियतों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप जुड़े रहिए अमर उजाला डिजिटल के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।